अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के सेक्टर में आपके मेन 3 क्षेत्र है। कितने सेक्टर हैं? हमने पढ़े कितने थे? बाकी चौथा और पांचवा किस चीज से रिलेटेड है वो आपको पता चल गया। अब इन 5 सेक्टरों के बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार से बाहर निकलते हैं, फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के स्वरूप से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की। अगर आप लोगों के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की हम बात करें तो वैसे तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोई चैप्टर पहला नहीं है, कुछ भी पढ़ो वो टॉपिक वहीं से जाके जुड़ जाएगा। कुछ चैप्टर्स मैं आप लोगों के लिख रहा हूं, आप लोगों को जिस हिसाब से जो सा चैप्टर इंपॉर्टेंट लगे आप लोग बता देना, मैं भी आप लोगों को अपनी एडवाइस दे दूंगा कि कहां से क्वेश्चन कितने आने की संभावना होती है। तो आज मैं इकोनॉमिक्स का आपका पहला मेन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। जिस बच्चे की फर्स्ट क्लास है वो यहीं से अपने सिलेबस की शुरुआत करेगा। अभी तक इकोनॉमिक्स के बेसिक पार्ट को आपने पढ़ा, अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, अर्थव्यवस्था से संबंधित पर्सनैलिटीज, अर्थव्यवस्था कहां से आई, अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी या समाजवादी या साम्यवादी या मिश्रित, ये सभी फॉर्म्स कहां से निकली, कौन कौन व्यक्ति किससे संबंधित था। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की, तो बात की एडम स्मिथ की, जब आपने बात की कार्ल मार्क्स की तो जोड़ा उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ, और जब आप लोगों ने बात की मिश्रित अर्थव्यवस्था की तो यहां पर व्यक्ति निकल के आया कौन? मेनार्ड कीन्स। तो मेनार्ड कीन्स को पढ़ा, एडम स्मिथ को पढ़ा और कार्ल मार्क्स को पढ़ा। और आपकी जानकारी को थोड़ा और दुरुस्त करूं तो आप लोगों ने एक और व्यक्ति को पढ़ा, जयप्रकाश नारायण, जिसे इंडिया के अंदर साम्यवाद या कम्युनिज्म के साथ जोड़ा। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग मॉडल सब काम के हैं, कहीं ना कहीं टकराएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, पेपर में आएंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स में मैं बता देता हूं आप लोगों को, बेटा देखो एक चैप्टर है आप लोगों का नियोजन, प्लानिंग बोलते हैं इंग्लिश में, वह विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एक चैप्टर है आप लोगों का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। एक चैप्टर है आप लोगों का बैंकिंग विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। और इसके अलावा चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को एक और चैप्टर सीरीज में ले लेते हैं, वो है गरीबी और बेरोजगारी। बेरोजगारी, गरीबी व बेरोजगारी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और कितनी ही सीरीज आप लोगों की चैप्टर की बढ़ती चली जाएगी। मार्केट भी अपने आप में चैप्टर है, पॉलिसीज या मार्केट के सिद्धांत भी अपने आप में काम के पॉइंट होंगे। तो आप लोगों के चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन चैप्टरों में मैंने आपके सामने 4 मेन चैप्टर रखे हैं। इन 4 मेन चैप्टरों में मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको हर पेपर में गारंटेड यहां से क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप लोग चपरासी का पेपर दो, चाहे आईएएस पीसीएस का पेपर दो, इट्स अप टू यू। लेकिन इन 4 चैप्टर से 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि नियोजन और विकास की जब बात करोगे तो यहां पे एक तो बात करते हैं हम बेटा प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की। किसकी बात करते हैं? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की। और इसी योजना आयोग का नया स्वरूप नीति आयोग, नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसी नियोजन और विकास चैप्टर में आएगा। इसी नियोजन और विकास चैप्टर में आप लोगों की और भी बहुत सारी थ्योरीज जुड़ेंगी। आप लोगों के सिलेबस में 12 पंचवर्षीय योजना, 12 5-ईयर प्लान से क्वेश्चन बनता है। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना के दौरान योजना अवकाश काल, प्लानिंग हॉलीडे पीरियड आया, आपके पेपर में पूछा जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना को, कौन सी योजना को कौन से मॉडल पर, कौन से मॉडल के आधार पर, किस व्यक्ति के मॉडल के आधार पर लागू किया गया। जैसे गुरनार मिर्डल मॉडल आपके पेपर में आता है, पीसी महालनोबिस मॉडल आपके पेपर में आता है, हेराल्ड डोमर मॉडल आपके पेपर में आता है, मनमोहन और नसीमा राव मनमोहन मॉडल आपके पेपर में आता है, एलपीजी मॉडल आपके पेपर में आता है। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद पहला प्लानिंग हॉलीडे पीरियड, पहला योजना अवकाश काल आया। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से योजना अवकाश काल के दौरान, कौन से प्लानिंग हॉलीडे पीरियड के दौरान आपके देश में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लागू किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया, देश में नई लाइसेंसिंग पॉलिसी को लागू किया गया, और देश में एफडीआई के लागू होने के बाद आने वाला पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल थी, कौन सी अनसक्सेसफुल थी, और इंडिया में 5-ईयर प्लानिंग का मॉडल हम कौन से देश से लेकर आए, और इंडिया में नियोजन की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कहां से शुरू हुई। तो ये सारे क्वेश्चंस
इन क्वेश्चनों के बाद नीति कमीशन का गठन और नीति कमीशन के गठन में कौन कौन शामिल होगा। नीति कमीशन का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आज सुबह ही कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था भारत का प्रधानमंत्री होगा, हाँ या ना। तो भारत के प्रधानमंत्री की इसकी अध्यक्षता से लेकर इसके सीईओ, इसके उपाध्यक्ष और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का इसमें रोल प्ले करना, वित्त मंत्रियों का, फाइनेंस मिनिस्टर्स का इसमें रोल प्ले करना, इसकी संरचना किस आधार पर तय की गई, नीति कमीशन आया कब और कब से इसने काम करना शुरू कर दिया, यह भी आप लोगों का अपडेटेड पार्ट किसका होगा, नियोजन व विकास का होगा। तो एक चैप्टर तो हमारा ये हो गया। दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और नेशनल इनकम की जब बात करते हैं तो इतिहास में जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके, साइंटिफिक मेथड का यूज करके राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किस व्यक्ति ने किया, कौन से वर्ष किया। सर्वप्रथम भारत के अंदर राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी ने कौन से वर्ष इस कैलकुलेशन को किया। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक से कौन सी थ्योरी, कौन सा सिद्धांत मिलता है। वीके आरवी राव के द्वारा कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में साइंटिफिक मेथड को यूज करके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया गया। इसके अलावा वीके आरवी राव के अलावा आप लोग एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति का नाम आपके पेपर में कई बार आया भी है और अभी मैंने बताया भी था, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, कांग्रेस की अध्यक्षता में नेशनल इनकम कमेटी का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कौन करता है, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना कब से शुरू किया, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के कौन से मेथड को यूज किया जाता है, इनकम मेथड क्या, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है या वैल्यू एडेड मेथड क्या होगा। आप लोगों से इन मेथड के बेस पे पूछा जाता है कि इंडिया में इनमें से कौन से मेथड को यूज किया जाता है। आपसे पूछा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, या एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। नेशनल इनकम में शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर किसके होगी, नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, किसमें से किसको घटाया जाए कि ये आ जाए, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, एनएनपीएफसी क्या होगा, जीडीपीएफसी क्या होगा, जीडीपीएमपी क्या होगा, एनएनपीएमपी क्या होगा। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के कौन से चैप्टर के साथ जुड़ते हैं, नेशनल इनकम, जिसको आप बड़ा टाइटली ले लेते हैं और खतरनाक मोड में इस चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये खतरनाक मोड का चैप्टर नहीं बल्कि बड़ा आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इंडिया में वर्तमान में कौन से फॉर्मूले को यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में टैक्स फ्री इनकम की लिमिटेशन कितनी तय की गई है, 5 लाख रुपए तक क्या कोई इनकम पर टैक्स है, हाँ या ना। तो ये लिमिटेशन कौन से बजट के द्वारा तय की गई। अब बजट से याद आया, एक चैप्टर आप लोगों का बजट भी है जो इंपोर्टेंट है, नीचे लिख देते हैं अभी से। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए बता दिए ना। देखो मैं टाइम ले रहा हूं बेटा, जानबूझ के ले रहा हूं, चाहूंगा खत्म कर दूंगा जल्दी, लेकिन टाइम ना लूं तो तुम्हारे दिमाग को कैसे दुरुस्त करूंगा, मजबूत कैसे करूंगा। आपको मैंने बताया कि कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। जब भारत में बैंकिंग के विकास की बात करते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों के हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया से बनते हैं। भारत में बैंकिंग का इतिहास जब से है, जब से आप लोगों ने उन फिल्मों को देखा पुराने जमाने की जिसमें साहूकार हुआ करते थे। कौन होते थे, साहूकार। और साहूकार क्या करते थे, आपके घर के बैल के जोड़े को, आपकी जमीन को, आपके जेवरात को अपने पास गिरवी रखा और बदले में पैसा दिया। आपके मूल ब्याज इंटरेस्ट वो लेते थे, आपको मूल दे देते थे, बदले में ब्याज लेते थे। आप ब्याज नहीं लौटा पाते थे तो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था। जो काम साहूकार कर रहे थे वो आज कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, बैंक। तो डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग बहुत इंसिएंट है, बहुत प्राचीन है। लेकिन इंडिया के अंदर एक्चुअल बैंकिंग की शुरुआत 1770 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ हुई। बैंक ऑफ इंडिया भारत में स्थापित पहला बैंक था, लेकिन भारतीयों का बैंक नहीं था। ये किसका बैंक था, यूरोपियंस का बैंक था। इसके बाद लगातार बैंकिंग डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का मिलकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनना और 1921 के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ चंडीगढ़ जैसे जितनी भी शाखाएं थी उन सभी का मर्ज हो जाना। और 1913 में बने हुए भारतीय महिला बैंक, इंडियन वुमेन बैंक का 2013 में
तो 2017 में इसी स्टेट बैंक में मर्ज हो जाना और रिसेंटली बैंकों का मर्ज होना। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम कब आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन सी अनुसूची के अनुसार जिन बैंकों को अनुसूचियों में शामिल किया गया वो शेड्यूल्ड बैंक होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एक रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आ गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित करने वाला बैंक कौन होगा? बैंकों का बैंक कौन होगा? नोटों को पब्लिश करने के लिए, छापने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए कौन आदेश देगा? कौन सी प्रेस नोट, बैंकिंग प्रेस नोट या बैंक नोट प्रेस, ये इंडिया की जितनी भी नोट को पब्लिश करने वाली प्रेस हैं वो सभी किसके अधीन काम करती हैं? बैंकों के लिए, अदर बैंकों के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, MSF या जितनी भी अन्य दरें हैं उन सभी रेट्स को, दरों को कौन डिसाइड करता है? इंडिया में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके टाइम पीरियड में कब हुआ? 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ? जिस समय इंडिया के अंदर FDI वाली कंडीशन थी उस समय टोटल नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी थी? शुरुआत में कौन कौन से बैंकों का मर्ज होकर इंडिया में बैंकों का मर्ज होना शुरू हुआ और बाद में या वर्तमान में एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ बैंक कितने हैं? ये करंट अफेयर के साथ जोड़कर बैंकिंग के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद बढ़ते हैं गरीबी और बेरोजगारी, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो गरीबी और बेरोजगारी में गरीबी बेरोजगारी की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। गरीब कौन है? जो अपनी फंडामेंटल नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर सकता, रोटी, कपड़ा और मकान, अपनी मूलभूत आवश्यकता को जो पूरा नहीं करता वो कौन है? गरीब है। और बेरोजगार कौन है? जिसके पास रोजगार नहीं है, यानी कि अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो क्या होगा? बेरोजगार। इसलिए इन दोनों चैप्टर को एक साथ लेके चलते हैं। आप लोग कहोगे सर इसमें तो सरकार की योजना पोजना ही पढ़नी होगी, यहीं तक लिमिटेड है सब टीचर्स, लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं ध्यान से सुनिए। टाइप ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट पॉवर्टी, ये दोनों आप लोगों से पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ये दशा है, इस दशा में कौन सी गरीबी होगी, ये सर्कमस्टेंस है, इसमें कौन सी गरीबी होगी। तो पॉवर्टी एंड पॉवर्टी के प्रकार, गरीबी और गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी और गरीबी का दुष्चक्र और उस दुष्चक्र के परिणाम, किसी भी देश के अंदर डेवलपमेंट या विकास जो है वो किस तरीके से गरीबी प्रभावित करती है। गरीबी को जज करने के किस तरीके से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को देखा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से संबंधित जितने भी इंडेक्स या सूचकांक हैं और उन सूचकांकों के जितने भी मेजरमेंट या पैमाने हैं वो सब आप लोगों के लिए इसी चैप्टर में कवर करेंगे। इसके साथ इंडिया में गरीबी की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया? इंडिया में पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके से सुरेश तेंदुलकर समिति, DT लकड़ावाला समिति, इसके अलावा MSR हाशिम समिति का गठन हुआ, रंगराजन समिति का गठन हुआ। निम्नलिखित में से शहरी गरीबी के आकलन के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ? कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इंडिया में प्रति व्यक्ति आय, प्रति दिन आय, प्रति माह आय के आधार पर गरीबी को कैलकुलेट किया गया? बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई या पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई। गरीबी की रेखा को निर्धारित करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? भारत में किस व्यक्ति की सिफारिश के आधार पर शहरी क्षेत्र में कैलोरी, प्रतिदिन कैलोरी के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कैलोरी के आधार पर किस तरीके से गरीबी को डिसाइड किया गया? ये सारे क्वेश्चन कहां कवर होंगे बेटा? गरीबी में। सरकार की वर्तमान योजनाएं पॉवर्टी, गरीबी के निस्तारण के लिए, वो भी कहां कवर होंगी? गरीबी। और यही टॉपिक आपका चलेगा किसके साथ? बेरोजगारी के। फिर आगे बात कर लेते हैं बजट की। तो बजट तो अपडेट है, करंट अफेयर है, इससे ज्यादा तो बड़ा कोई करंट अफेयर नहीं हो सकता। क्वेश्चन शुरू होता है कि सबसे पहले इंडिया में बजट कौन लेके आया? विश्व में बजट की शुरुआत कहां से हुई? बजट शब्द की उत्पत्ति बुजेट शब्द से कहां से हुई? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुजेट शब्द का अर्थ क्या था? फ्रांस की पार्लियामेंट में चमड़े के थैले को बुजेट क्यों कहा गया? उस चमड़े के थैले में क्या लेके आया गया? भारत में बजट का स्वरूप पहले क्या था? बही खाते के रूप में बजट को कब प्रेजेंट किया गया? बजट कब और किस समय, किस दिन कौन प्रेजेंट करेगा? बजट को लेकर कौन आएगा, पढ़कर कौन सुनाएगा? बजट को अंतिम रूप से इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट कौन रखेगा? बजट पर भाषण से संबंधित अधिकार अंग्रेजों के टाइम पीरियड में कौन से एक्ट के द्वारा दिए गए? समझ रहे हैं? भारत में बजट की शुरुआत करने वाला कौन सा व्यक्ति था? किसे भारत में बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है? बजट से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे वर्तमान में सरकार ने बजट में क्या क्या चीजें आप लोगों को दी, क्या क्या चीजें कम कर दी, क्या क्या फायदे दिए, वो सब अपडेटेड बजट से पढ़ोगे। और बाकी बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी बजट से संबंधित और क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति, भारत में सबसे पहला बजट पेश करने वाला व्यक्ति, स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश करने वाला भारतीय, स्वतंत्रता से पहले बजट पेश करने वाला पहला भारतीय,
भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन था? कौन सा वो व्यक्ति था जो भारत का प्रधानमंत्री भी रहा और प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार बजट पेश किया? भारत का वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री भी रहा, राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा, वित्त मंत्री भी रहा और वित्त मंत्री रहते हुए राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ बजट पेश करने का भी क्रेडिट उसको जाता है। सबसे बड़ा बजट पेश करने वाला, सबसे बड़ा बजट पर भाषण, सब आपके काम के क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चन तो पेपर में घूम फिर के आते हैं आप लोगों के। इससे ज्यादा क्या आता है बेटा? इससे ज्यादा आती है बकवास। समझ गए ना? तो यही क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, मैंने बता दिया। इन चैप्टरों को रेडी करो, इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम पार्ट रेडी है। इन चैप्टरों के साथ बस एक चीज जोड़नी होगी बेटा, वो है करंट अफेयर। समझ गए ना? ये ऑटोमेटिक करंट है। नीति आयोग का रिसेंटली लिया गया डिसीजन करंट है। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से लिया गया डिसीजन करंट है। बैंकिंग अभी जो रिसेंटली मर्ज हुए बैंक करंट है। गरीबी और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पर सरकार की लाई गई पॉलिसीज और इंप्लीमेंटेशन करंट है। बजट आने वाला है। कितने दिन की बात है? कुछ ही दिनों की बात है, महीनों की बात है कुछ। अरे फरवरी को आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन आता है कि फरवरी को बजट पेश करना कब शुरू किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बजट को पेश करने का समय क्या था? इंडिया में इस बजट को पेश करने के लिए समय को संशोधित करने का श्रेय किसको जाता है? पी चिदम्बरम से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, आता है कि नहीं आता? पी चिदम्बरम का नाम सुना है कि नहीं? अब सब सुनवा देंगे, टेंशन मत लो आप लोग। पी चिदम्बरम का भी नाम सुनवा देंगे और भी व्यक्तियों का नाम सुनवा देंगे। आर के षणमुखम चिट्टी का भी नाम सुनवा देंगे, है ना, जो भारत को पहला बजट देने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और बजट के प्रकार तो मैंने बोले ही नहीं, बजट के प्रकार भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। टाइप ऑफ बजट भी पढ़ाऊंगा। बजट के कितने प्रकार हो सकते हैं? जैसे घाटे का, सबसे अधिक घाटे का बजट किसके समय में पेश किया गया? घाटे के डेफिसिट बजट या घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं? समझ रहे हैं? इसके अलावा और डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, कौन से बजट की प्रक्रिया को कौन से देश से लिया गया। तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो रही है इन क्वेश्चनों में। तो शुरुआत कहां से करें? कहां से करें बताएं? कुछ बच्चे कह रहे हैं बैंकिंग, कुछ कह रहे हैं बजट, कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय आय, कुछ कह रहे हैं पंचवर्षीय योजना। बेटे पंचवर्षीय योजना का कौन सा चैप्टर इनमें बताना? कौन सा चैप्टर है? नियोजन और विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। क्योंकि पंचवर्षीय योजना मैंने चैप्टर अलग नहीं लिखा ना। चलो देख लेते हैं, एक बार वोटिंग करवा लें। आपके हिसाब से चलेंगे, पांचों काम के बराबर है, जो सा कहोगे मैं शुरू कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं कहीं अगर किसी अदर इंस्टीट्यूशन में भी डेमो के लिए जाता हूं, मुझे सब्जेक्ट को लेके भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं चॉइस पे छोड़ देता हूं। ये 5 चैप्टर हैं, जो सा आप कहोगे वो शुरू करेंगे। चलिए, बजट पर कितने बच्चे? बेटा एक हो आप। क्षमा चाहूंगा बेटा, आपकी कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं हुई, इसलिए आपके प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। आपका प्रस्ताव खारिज। गरीबी और बेरोजगारी, तुम एक भी नहीं, एक है? ग्रसित बच्चा है, खारिज। बैंकिंग विकास 20%, 20%। बेटा चेक कर सकते हैं आप लोग, गिन लीजिएगा। राष्ट्रीय आय 16%, जिसे दिक्कत हो गिन लेना। नियोजन और विकास पहले ही बोल देते हो, पहले ही लिखा हुआ था, जबरदस्ती समय खराब करवा रहे हो। हेडिंग बनाइए, नियोजन और विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। शनिवार को छुट्टी मारने का किस किस का दिल करता है? क्या छुट्टी होनी चाहिए? किसी का नहीं करता ना, मेरा भी नहीं करता। हेडिंग बनाओ, नियोजन और विकास। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन और विकास। चलिए, तसल्ली पूर्वक पढ़ना, जबरदस्ती नहीं करनी और ना जल्दी करनी है। नियोजन और विकास, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझाई है, अगर मेरी क्लास में बैठना है, तसल्ली पूर्वक बैठना। नए डेमो वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, तसल्ली से सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है? ज्यादा जल्दी जबरदस्ती खुद से करनी है तो आप यहां एडमिशन मत लेना, ठीक है? फिर भी कह रहा हूं, एग्जाम जितने भी आ रहे हैं उन सब में सबसे पहले करवा दूंगा, क्योंकि ज्यादा समय दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? नियोजन और विकास, ये 2 वर्ड है बेटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग
और इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन और विकास, ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़कर चलते हैं। ऐसा क्यों, पहले इस चीज को क्लियर करेंगे और इस चीज को आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्लियर करने के बाद इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। प्लानिंग है क्या, जो आप करते हैं, और विकास क्या है, जो हम चाहते हैं। चाहना पूरा करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो मैं चाहता हूं मैं उसे पूरा करूं तो उसके लिए क्या करूंगा, प्लानिंग। और जो मैं चाह रहा हूं वो क्या है, विकास। क्या कभी कोई व्यक्ति चाहता है कि वो 10,000 रुपए रोज के कमा रहा है, 50,000 रुपए रोज के कमा रहा है, 1 लाख रुपए रोज के कमा रहा है, तो उसकी आय घट के 100 रुपए रोज हो जाए? लेकिन 1 लाख कमाने वाला ये जरूर चाहेगा कि मेरी 5 लाख हो जाए। तो वो किस चीज की बात करता है, समझ रहे ना? आज आप लोग मान लो कि स्प्लेंडर बाइक पे आए हैं, कल आप लोग स्प्लेंडर को भी नीचे करके क्या विक्की पे बैठ के आएंगे? इच्छा है आप लोगों की, आपकी इच्छा है कि कम से कम बुलेट तो आ ही जाए। तो ये बुलेट स्प्लेंडर से और बुलेट तक जाना क्या है, विकास। आज आप लोग पैदल आ रहे हो, लेकिन कल अपनी खुद की बाइक पे आना, ये आपकी सोच और उसे पूरा करना वो क्या है, आपका विकास। समझिएगा मेरी बात को। आज आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके मिल गई आपको सरकारी नौकरी, तो आपका क्या हो गया? लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? क्या बिना प्लानिंग के पॉसिबल था? आपने प्लानिंग किया और पूरे मेरठ आसपास के क्षेत्र में घूमने के बाद आपको जीएस का जादूगर मिला, आपको लगा इससे बेहतर नहीं मिलना। तो बेहतर है कि अगर अपना विकास करना है तो यहीं पर फीस जमा कर दो बिना डेमो के। तो आपने क्या किया? अरे बोलो, शब्दों पे ध्यान मत दो बेटा। मैं नहीं कह रहा डेमो वालों को कि जमा कर दो, मैं तो कह रहा हूं जहां मन करे वहां जमा करो, ठीक है? अब फोकस करो, तुमने क्या किया बेटा? प्लानिंग की कि नहीं? अच्छा, आपने प्लानिंग की और इस प्लानिंग का रिजल्ट क्या होगा? विकास, यानी कि डेवलपमेंट। तो इससे 2 चीज क्लियर हुई आपको। एक तो ये कि प्लानिंग के बिना विकास संभव नहीं है, और विकास अगर होगा और सही डायरेक्शन में होगा, डेवलपमेंट अगर होगा और सही डायरेक्शन में होगा, तो प्लानिंग भी अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कांस्टेबल सेलेक्ट हो गए प्लानिंग करके, तो आपका क्या हुआ? विकास। आपकी जेब में आय आई, इनकम आई, तो आपने IAS की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो विकास करने के बाद भी आप क्या करते हैं, और इस प्लानिंग से और क्या चाहते हैं? फिर और विकास के बाद आप क्या करते हैं, और प्लानिंग से क्या चाहते हैं? क्या ये डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का जो सर्कुलेशन लाइफ में है कभी खत्म हो सकता है? कभी भी ये चक्र खत्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी प्लानिंग अपने खुद के लिए है, कल आपकी शादी होगी तो अपनी और अपनी वाइफ के लिए होगी, कल आपकी वाइफ और आगे की जनरेशन के लिए होगी, आगे वो जनरेशन और भी ज्यादा बढ़ेगी, बड़े बच्चे होंगे, शादियों के लिए होगी। तो ये प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी प्लानिंग से हमेशा जुड़कर चलेगा एक वर्ड का नाम है डेवलपमेंट। तो देयर इज नो डेवलपमेंट विदाउट प्लानिंग। और प्लानिंग अच्छी तभी होगी, नियोजन अच्छा तभी होगा जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। क्या होंगे? रिसोर्सेज जरूरी नहीं कि आपको आपके पास आकर खुद मिले, कभी कभी रिसोर्सेज को लेना भी या छीनना भी पड़ता है, ठीक है? वही सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उन चीजों को तो मैंने बता दिया, लेकिन स्टार्टिंग आप लोगों की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन से करता हूं, नोट कीजिएगा। लिखेगा किसी भी देश के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट या विकास के लिए नियोजन होना आवश्यक है। प्लानिंग होनी नेसेसरी है, नियोजन होना आवश्यक है, नियोजन होना आवश्यक है। वर्ष 1930 की आर्थिक मंदी के बाद, आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930, वर्ष 1930 की आर्थिक मंदी के बाद, आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930, 1930 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, आर्थिक मंदी के बाद भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई, या विश्व में इकोनॉमिक प्लानिंग की स्टार्टिंग हुई, आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई। विश्व में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई
शुरुआत हुई पैराग्राफ चेंज करें। सोवियत रूस विश्व का वो पहला देश था। सोवियत रूस विश्व का वो पहला देश था। वॉज द फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। विश्व का वो पहला देश था जो वर्ष 1928 में 1928 में जो वर्ष 1928 में जो वर्ष 1928 में 1928 में पंचवर्षीय योजना को शुरू करने वाला 5 ईयर प्लान्स को पंचवर्षीय योजना को शुरू करने वाला पंचवर्षीय योजना को शुरू करके ऐसा लिखो पंचवर्षीय योजना को शुरू करके आर्थिक नियोजन करने वाला पहला देश बना। इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाला फर्स्ट कंट्री बना। आर्थिक नियोजन करने वाला पहला देश बना। आर्थिक नियोजन करने वाला पहला देश बना। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजों से मैं आपकी शुरुआत करवा रहा हूं बेटा। नियोजन और विकास में नियोजन शब्द का अर्थ किससे होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग से। यहां पे प्लानिंग आप लोगों को किस चीज की करनी है? अर्थव्यवस्था की करनी है। दैट्स व्हाई दिस प्लानिंग इज नॉन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो तब निकला जब पूरा विश्व घुटनों पे आ गया था। वर्ष 1930 में महामंदी का दौर आया था। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी घुटनों पर आ गए, लेकिन अमेरिका उभर गया, यूरोप की कंट्रीज उभर गई और अपने आप को उभारने के लिए एक अलग से मॉडल लेके आया। कौन? सोवियत रूस। सोवियत रूस ने कहा कि लॉन्ग पीरियड प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग पीरियड प्लानिंग में, दीर्घकालिक प्लानिंग में एक टारगेट डिसाइड करते हैं और इस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो इसी को उसने आर्थिक नियोजन के रूप में, इकोनॉमिक प्लानिंग के रूप में अपने देश में पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू कर दिया। तो आपके देश में, पूरे विश्व में पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? विश्व में सबसे पहले 5 ईयर प्लान को कौन लेके आया? विश्व में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग को कौन लेके आया? रूस के द्वारा इकोनॉमिक प्लानिंग को लाने के लिए कितने वर्ष की योजना है? 5 वर्ष की योजना को शुरू करने का वर्ष 1928। जिस समय आपके देश में नेहरू रिपोर्ट लेकर आए थे, मोतीलाल नेहरू, जिस समय आपके देश में लाहौर में साइमन गो बैक चिल्ला रहे थे, कौन? जोर से बोलो, लाला लाजपत राय। जिस समय 1928 में इंडिया के अंदर अधिकारों की बात की जा रही थी, उस समय सोवियत रूस ने अपने देश में 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया था। समझ में आ गया? तो इंडिया की इकोनॉमिक्स में अगर हमने 5 ईयर प्लान का मॉडल उठाया तो किससे उठाया? चोरी तो हम नहीं छोड़ेंगे। 5 ईयर प्लान कहां से लाएंगे? लेकिन अभी उस रूस से जाकर 5 ईयर प्लान लाने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी सूची में आता है? कवर्ड अंडर विच लिस्ट? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट। तो आंसर होगा समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। आर्थिक नियोजन क्या केवल सेंटर करेगा? स्टेट नहीं करेगा? अरे स्टेट छोड़ो, हमारा बाप भी करेगा। बाप का मतलब घर में। तुम लोग टेंशन में आ जाते हो। देश का बाप मोदी, स्टेट का बाप योगी और घर में हमारा है ही। सब क्या करते हैं बेटा? इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। नहीं करते क्या? पापा की तनख्वाह आई आपके 50,000, पापा ने कहा कि 20,000 तो इनकी उसमें ही चले जाएंगे, 10,000 का घर का सामान आ जाएगा, 10,000 की ये करा देते हैं, LIC करा देते हैं, बीमा ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाकी बचे 5,000, इन 5,000 को बैंक में जमा कर देते हैं आपातकालीन स्थिति के लिए। ये क्या था? जोर से बोलो। फिर यही तो देश में पढ़ना है, पूरे देश के अंदर भी तो ये पढ़ना है। देश का बाप भी तो ऐसे ही सोचता है। देश का बाप भी तो ऐसे सोचता है, मेरी ये स्टेट तो गरीब ही रह गई, इस स्टेट के तो लोग उभर ही नहीं पा रहे, इस स्टेट पे फंडिंग ज्यादा करो, एजुकेशन पे ज्यादा लगाओ, यहाँ बीमार ज्यादा है, स्वास्थ्य पे ध्यान दो, हॉस्पिटल बनाओ, एम्स लेके आओ। आए कि नहीं उत्तर प्रदेश में 2 एम्स? आए ना? जरूरत थी तो
दो एम्स आ गए। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, जिस तरीके से एक घर के अंदर एक फादर प्लानिंग करते हैं अपनी फैमिली को लेकर के, इसी तरीके से स्टेट के अंदर स्टेट का सीएम और ऊपर सेंटर में पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद काम करती है। किसके लिए? इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी है स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी, और सेंटर स्टेट अगर दोनों के लिए जरूरी है तो दोनों को कानून बनाने की पावर होनी चाहिए, दोनों को इस पे वर्क करने की पावर होनी चाहिए। और जहां सेंटर स्टेट दोनों के पास कोई कानून बनाने की पावर है तो वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अंडर 7th शेड्यूल समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विषय होगा। कौन सी लिस्ट का विषय होगा? लिख लो, लिख लो बेटा। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समवर्ती सूची का विषय है, इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का विषय है, इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का विषय है। अब यहीं पर नोट लिखवा रहा हूं क्योंकि नए बच्चे हैं जिन्होंने समवर्ती सूची नहीं पढ़ी। लिखेगा, समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर सब्जेक्ट रिलेटेड विद कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति, समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति, पावर ऑफ मेकिंग लॉ, कानून बनाने की शक्ति संघ और राज्य दोनों के पास है। सेंटर एंड स्टेट, संघ और राज्य दोनों के पास है। संघ और राज्य दोनों के पास है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास है। यदि संघ और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाए, यदि सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, सेंटर और स्टेट के बीच कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो संघ का कानून लागू किया जाएगा। तो संघ का कानून लागू किया जाएगा, यूनियन संघ के कानून को लागू किया जाएगा, संघ के कानून को लागू किया जाएगा। हां जी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है। चलो, तो कौन सी सूची में आया? कौन सा टॉपिक? कौन सा? नियोजन तो बहुत सारे हैं, प्लानिंग तो बहुत सारी है। कौन सा नियोजन? आर्थिक नियोजन कवर्ड अंडर विच लिस्ट? समवर्ती सूची पे कोई भी कानून बनाएगा? हाँ या ना? क्या हो गया? हाँ तो ठीक है, ठीक ठाक रहो। कौन से देश से लेके आ रहे हो? क्या लेके आ रहे हो? रूस कब लेके आया? 1930 में आर्थिक नियोजन लाया था विश्व, और रूस तो पहले 2 साल पहले ले आया 1928 में। इसीलिए आप समाजवादी देश किसको कहते हैं? रूस को, क्योंकि समाजवादी मॉडल को सबसे पहले शुरू करने वाला विश्व का पहला देश रूस है। समझ गए ना? रूस ने कहा पहले जनता का भला होना चाहिए, सरकार का नहीं। समझ गए? समाजवादी की परिभाषा दी है बेटा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? पहले जनता का भला होना चाहिए, अपना नहीं। समझ गए ना? समाजवादी अच्छी पार्टी है बेटा। अब आप कहोगे मैं समाजवादी पार्टी की हिदायत कर रहा हूं। समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है? समाज के सभी संसाधनों का प्रत्येक व्यक्ति में एक समान रूप से बंटवारा। यानी कि अगर समाज में 50 लाख रुपए हैं, 50 लोग हैं, तो 1-1 लाख बांट दो, चाहे कोई चौथी फेल है, चाहे कोई LLD या PhD है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कौन कहता है? समाजवाद। साम्यवाद क्या कहता है? उसको उतना दो जो जितने के लायक है, बांटो सब में लेकिन योग्यता के अनुसार। तो कौन सा बढ़िया है? मतलब फिर तुम समाजवादी को छोड़ दोगे? छोड़ दोगे क्या? ऐसे मत छोड़ो। अखिलेश बहुत मूड बना रहा है अब की बार। आप लोगों से बड़ा विश्वास है युवाओं से अखिलेश को। फिर आप लोग युवा किसकी तरफ जा रहे हैं?
कोई नहीं बताएगा। देखो कोई नहीं बताएगा, सीरियसली कोई नहीं बताएगा। हाँ बेटा, किसकी तरफ जा रहे थे? लोकदल। क्यों हैं? दोबारा बताओ। नहीं, पहले जो बोला वो बोलो। बोलो बेटा। जाट हैं इसलिए? जाट तो बेटा लुटेरे थे। मैं भी जाट हूं, लेकिन कभी क्लास में मैंने नहीं बोला। किसान मेरे फादर भी हैं, मैंने भी काम किया है, हाथों में आज तक डील है। 12वीं क्लास तक हमने भी खूब फावड़े चलाए हैं बेटा। अब बिजनेस में लग गए तो टाइम नहीं दे सकते, तो बेहतर क्या है, हमने उगाई पे दे दी। समझ रहे ना? जाति सूचक शब्दों का प्रयोग मत किया करो। जिस कोने में तुम बैठे हो, इन सब कोनों में लिखा हुआ है जाट महान, गुज्जर महान, राजपूत महान, ब्राह्मण, अलाना, फलाना, ढिकाना। अरे तुम लोगों को बोल के मुंह से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्या आप हैं क्या। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं। फिर मैं पूछता आपसे, तो क्यों आप कुछ चरण सिंह के कुछ उदाहरण देते मुझे, अजीत सिंह के कुछ काम गिनवाते मुझे लोकदल को लेके? अजीत सिंह, चरण सिंह ने तो कभी नहीं कहा, जयंत ने तो नहीं कहा मैं जाट हूं। पार्टी का नेता नहीं कह रहा, आप कह रहे हो मैं जाट हूं। मतलब लोकदल क्या जाटों की पार्टी है? किसानों की। किसने कहा किसानों की? किसानों और मजदूरों की, है ना? मैंने फेवर नहीं किया पार्टी का, लेकिन आपको बताया बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं जाट हूं। अब मैंने कहा जाट लुटेरे थे, पिंडारी थे। पिंडारी जानते हो कौन थे? पिंडारी वो थे जो मराठाओं की सेवा करते थे और मराठों के अवैतनिक सैनिक थे। अब जितने भी यहां जाट बैठे हैं वो सब किलसरे होंगे, मनी मन किलसो। बेटा मैं ना राजपूतों को छोड़ता ना गुजरों को छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ता। बस वक्त का आईना सबको दिखाता हूं। वास्तविकता यह है, जब गुर्जर कम्युनिटी की बात करते हो तो आप लोग हूण पढ़ते हो, हूण। आज भी गुजरों में हूण होते कि नहीं? हूण गुजर हैं कि नहीं है? और हूण कौन थे? हूण लुटेरे थे, विदेशों से आए थे। समझ रहे हो? और राजपूत शासकों की बात करते हो तो राजपूत शासकों में भी सुन लो, एक बात बता देता हूं। राजपूत शासकों में एक प्रथा थी, लड़की पैदा होते ही मार देते थे, नर बलि देते थे। समझ रहे हो? राजपूतों की बहुत बुरी बुरी प्रथाएं हैं। राजपूत लोग, खैर छोड़ो, हिस्ट्री में जब आऊंगा ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। और ब्राह्मणों की तो पूछो ही मत। अब ब्राह्मण भी दो प्रकार के, एक तो वो हैं जो अपने आप को पंडित या ब्राह्मण कहते हैं, अपने नाम के पीछे शर्मा लगा के, बुरा मत मानना प्लीज, शर्मा लगा के, सारस्वत लगा के, या और कुछ जो भी लगते हैं मुझे ज्यादा, कौशिक लगा के, त्यागी भी कौशिक लगाते हैं। तो त्यागी भी एक समाज हो गया, यादव भी एक कम्युनिटी होगी अपने आप में। आप लोगों ने इतनी सारी कम्युनिटी में यादव कहते हैं हम यदुवंशी कृष्ण के वंशज हैं, है ना? और जाट कहते हैं हम रघुवंशी हैं, राजपूत भी कहते हैं हम भी रघुवंशी हैं। आपको यही नहीं पता आप हो किसके वंशी? बताओ कौन सी जाति को पता, मुझे बताओ। जो कौन सा व्यक्ति अपने इस पूरी कम्युनिटी, यादव है, गुजर है, जाट है, त्यागी है, ब्राह्मण है, या अलाना फलाना जो भी है, मुझे यह बता दो कि तुम्हारा उद्भव या विकास कहां से हुआ? विकास तो यहां भी आ गया। बता दो, कोई बता देगा? नहीं बता सकता। आपको खुद ही नहीं पता कि आप रहने वाले कहां के थे, यहां आ कैसे गए? नहीं पता ना, पूछो। फिर कास्ट को कभी भी आगे लेके मत चलो, ठीक है? और तुम्हें डेफिनेशन देने की जरूरत क्या है कि तुम क्या हो? तुम्हारा एटीट्यूड डेफिनेशन देगा। समझ गए ना? समझे कि नहीं? तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा परिचय देगा, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। समझ गए? कहीं लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, वरना लिखवाने तो फिर माथे पे लिखवाओ, बाल ऊपर रखो। इससे ज्यादा अच्छे हाथ पे टैटू बनवाते हैं, देखो ना, आई लव मम्मा, मां का लाडला, है ना? और वो आजकल बड़े डिजाइन में चला, मां बनवा रखे वो टैटू। अरे मां यहां घर पे जाके इसी मां का शोषण कर रहा है कि मां ला 5,000 रुपए दे, टैटू बनवा के आ रहा हूं। मां के किसका टैटू बनवाएगा? कि तेरा। मेरा ही शोषण करके मेरा टैटू बनवा रहा है। अरे इस 5,000 रुपए में मेरे लिए कुछ ले आ, मेरे लिए कुछ कर ले। थोड़ा सा सोच बदलो, है ना? बाहर निकलो, तुम लोग बड़े बनो, बड़े सोच से, पैसे से नहीं। पैसे से कोई बड़ा होता है? होता है क्या? कौन कह रहा है? बताओ बेटा कैसे होता है? पूछ, एक जल्दी 1 सेकंड में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में आया होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बोलो। मैं केवल एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर आप गलत हो तो सही करूंगा। बोलो, पैसे से कोई बड़ा होता है? बेटा सुनो मेरी बात, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता।
पैसे से बड़ा मकान हो सकता है, पैसे से बड़ा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, बड़ी बाइक हो सकती है, बड़े नौकर चाकर हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति बड़ा किससे होगा? सोच से। समझ गए ना? अपने व्यवहार से, बिहेव से। अरे एक से बड़ा एक। अच्छा, अगर पैसे से बड़े होते तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? मोदी चाय वाला क्यों है? बोलो। योगी बाबा क्यों है सीएम? अडानी क्यों नहीं है यहां का मुख्यमंत्री, या कोई और एनीथिंग एल्स? टाटा बिड़ला क्यों नहीं है? सोच रहे हो ना? समझ रहे हो ना? सोचो भी और समझो भी। आ जाओ वापस इकोनॉमिक्स में। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंसेप्ट सोवियत रूस। अब सुनो ध्यान से। इंडिया के अंदर सबसे मेन चीज है इस इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री। आर्थिक विकास जो इंडिया के अंदर हुआ उसका पूरा इतिहास, और इस इतिहास की शुरुआत मैं आप लोगों की करवाऊंगा वर्ष 1934 यानी कि 1934 से। हेडिंग बनाइए, भारत में आर्थिक नियोजन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। लिखेगा, लिखने से पहले सुन लीजिए। देखो, एक डेवलपमेंट का क्रम है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। 1934, 1938, 1944, 1944, 1945, 1950 और 1950 के बाद एक और 1950 उठा लो और 1951, 52। ठीक है, ये वर्ष आपको याद करने हैं। यही क्वेश्चन है आपके पेपर के। थोड़ा सा मैं रफली बता दूं, यहां पर दिखेंगे एम विश्वेश्वरैया। कौन दिखेंगे? वैसे एम विश्वेश्वरैया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्की। फिक्की का नाम पता नहीं कितने बच्चों ने सुना होगा कि नहीं। फिक्की नाम की जो एक संस्था या कॉर्पोरेशन था, ये सबसे पहले प्लानिंग करने वाला था, लेकिन फिक्की से क्वेश्चन नहीं बनता। फिक्की का क्वेश्चन फी का पड़ गया। हम उठाते किसको? एम विश्वेश्वरैया। भारत में पहला व्यक्ति जिसने लिखी एक किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, और इस भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को लिखने वाले व्यक्ति का नाम एम विश्वेश। वर्ष कौन सा था? इसीलिए एम विश्वेश्वरैया को कहा गया फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन का जनक कौन कहलाया? इसके बाद यहां पे दो व्यक्ति हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, नाम है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। दोनों बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। महात्मा गांधी मुंह फुला के बैठे हुए थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने वाले थे दोबारा भी। इसी बीच में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की आवश्यकता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी की जरूरत है, जो राष्ट्रीय नियोजन समिति देश के लिए प्लानिंग बनाने का काम करे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए प्लान बनाएं तो नेशनल प्लानिंग कमेटी सफल हो गई, और सुभाष चंद्र बोस एक लॉन्ग पीरियड प्लान के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू। वर्ष होगा 1938। 1944 में बॉम्बे के 8 दोस्त थे। ये 8 दोस्त बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे। इन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ के साथ लोगों का भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने पहली बार अपनी खुद की संपत्ति से, कितने उद्योगपतियों ने? 8। कितने उद्योगपतियों ने बेटा? इन 8 एंटरप्रेन्योर्स ने, उद्योगपति ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी से, अपने खुद के पैसे से देश के लिए एक इकोनॉमिक प्लान बनाने की कोशिश की, जिसका नाम पड़ा बॉम्बे प्लान। क्या नाम पड़ा? तो यहां पर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यहां पर राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, और यहां पर बॉम्बे प्लान। और फिर 1944 में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है महात्मा गांधी के अनुयायी श्रीमन नारायण। क्या नाम था? श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना। यहां पर एम एन रॉय के द्वारा जन योजना, पीपल्स प्लान। यहां पर 30 जनवरी 1950 में सर्वोदय प्लान, सर्वोदय योजना, किसके द्वारा? भारत में कम्युनिज्म या साम्यवाद को बढ़ाने वाला व्यक्ति जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और वर्ष 1950 में ही डेट थी 15 मार्च, और 15 मार्च को प्लानिंग कमीशन का गठन, भारत में योजना आयोग का गठन। और फिर 1951-52 से देश की पहली पंचवर्षीय योजना। ये पूरा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का सीक्वेंस है। इसे करते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज थोड़ी थकान ज्यादा हो रही है ना, बाकी कल करते हैं। अच्छा, कल सुन लो मेरी बात, एक मिनट। जितने बच्चे इस क्लास में हैं, सीरियसली मुझे बता के जाएं कि कल मैथ्स की क्लास में कितने बच्चे होंगे। मैथ्स की फ्री क्लास में करवा रहा हूं, और फ्री क्लास तुम्हारे लिए हो सकती है, समझ रहे हो ना? फ्री क्लास ये तुम्हारे लिए है,
और कोई भी